आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अब चीन नई सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के लिए मंजूर किए गए $14 बिलियन के पैकेज पर रोक लगा दी है। यह वही पैकेज है जिसके तहत अमेरिका ताइवान को नए और आधुनिक हथियार देने वाला था। यह रोक तब लगाई गई जब पिछले हफ्ते चीन ने बीजिंग दौरे पर आए राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहा था कि वो ताइवान के मामले में दखल ना दें। इस धमकी के बाद अमेरिका झुक गया और उसने ताइवान को हथियार देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति भी चीन के दौरे पर आए। उन्हें उम्मीद थी कि चीन नई गैस पाइपलाइन के लिए उनके साथ समझौता करेगा। जो तस्वीरें आईं वो शक्तिशाली थीं। इन तस्वीरों से चीन और रशिया ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया। लेकिन यहां भी चीन ने रशिया के साथ गैस पाइपलाइन की डील नहीं की। चीन ने अमेरिका को यह बताया कि अब वो उसकी बराबरी पर खड़ा है और रशिया को यह बताया कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। और इन्हीं घटनाओं ने आज वैश्विक राजनीति के पूरे समीकरण बदल दिए हैं। अगर वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते कद को समझना हो तो इससे बेहतर तस्वीर कोई और नहीं हो सकती। साल था 1979। चीन के तत्कालीन वाइस प्रीमियर डेंग शियोपिंग अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस वक्त चीन की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती थी। डेंग शियोपिंग चाहते थे कि अमेरिका उनका सहयोग करे और चीन की आर्थिक तरक्की को आसान बनाए। उसी दौर में ये तस्वीर खींची गई जब डेंग शियोपिंग अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का झुककर अभिवादन कर रहे थे। लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ चीन भी बदल गया। आज 2026 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग आए तो चीन झुककर अभिवादन नहीं कर रहा था, बल्कि वो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. ये अमेरिका को चीन का एक कूटनीतिक संदेश था कि अब वो दिन लग चुके हैं जब दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होता था, जिसमें अमेरिका ही इकलौती महाशक्ति होती थी। लेकिन अब ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बदल रही है और आज जो हुआ है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस अमेरिका ने दशकों तक ताइवान को चीन के खिलाफ एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया, उसी ताइवान पर आज अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हुम काओ ने सीनेट में यह ऐलान किया है कि अमेरिका ताइवान के लिए हथियारों की सप्लाई रोक रहा है। जिन हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने रोकी, उनके लिए $14 बिलियन का पैकेज मंजूर हुआ था और इससे सबसे ज्यादा परेशानी चीन को थी। चीन का कहना था कि अमेरिका ताइवान को हथियार देकर उसके साथ अपने रिश्ते कैसे सुधार सकता है। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले हफ्ते बीजिंग के दौरे पर गए, तब भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो चीन इसे स्वीकार नहीं करेगा। इस धमकी पर तब राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन आज ताइवान को हथियारों की सप्लाई रोककर अमेरिका ने सब क्लियर कर दिया। अमेरिका ने बता दिया कि मौजूदा वक्त में वो चीन को खुश रखना चाहता है और इसके लिए अगर ताइवान को हथियारों की सप्लाई भी रोकनी पड़े तो वो भी अमेरिका करने के लिए तैयार है। ताइवान और चीन पर अमेरिका की नीति में ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है और पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन से तो कुछ लेकर नहीं आए, उल्टा चीन के लिए उन्होंने ताइवान पर अपनी नीति ही बदल डाली। ये कूटनीति के चेस गेम में चीन की पहली जीत है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आए। शी जिनपिंग और पुतिन के हैंडशेक की ऐसी तस्वीरें आईं जो अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रही थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि चीन और रूस के संबंध भी अपने सबसे मजबूत दौर में हैं, लेकिन चीन ने यहाँ भी एक दांव खेला। राष्ट्रपति पुतिन यही सोच रहे थे कि चीन इस बार गैस पाइपलाइन की परियोजना को अपनी मंजूरी दे देगा। ये 2600 किलोमीटर लंबी वो गैस पाइपलाइन है जो रूस के पश्चिमी साइबेरिया को मंगोलिया और चीन से जोड़ने वाली है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इससे रूस हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस चीन को भेज सकता है। ये 525 टेरावाट घंटों की ऊर्जा के बराबर है, जो ब्रिटेन जैसे देश की साल भर की बिजली खपत से भी दोगुना है। और पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि इस गैस पाइपलाइन पर चीन राष्ट्रपति पुतिन के बीजिंग दौरे पर जरूर सहमति देगा। एक सवाल यह भी है कि क्या चीन दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा है, और अगर बीजिंग वॉशिंगटन की जगह लेता है तो इसका पूरे विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।
क्या चीन का सुपर पावर बनना दुनिया में सिर्फ अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करेगा या इससे अस्थिरता और अनिश्चितता भी बढ़ जाएगी? क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर हमेशा से चिंता जताई गई है। कूटनीतिक दुनिया में शक्ति प्रदर्शन इस बात से देखा जाता है कि किस देश में वैश्विक नेताओं का सबसे ज्यादा आना जाना हो रहा है, और अभी मौजूदा वक्त में चीन पूरी दुनिया के लिए एक पावर सेंटर बना हुआ है। जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता बीजिंग के दौरे पर जा रहे हैं, उसमें एक खास पैटर्न नजर आता है, और ये पैटर्न बताता है कि शी जिनपिंग बीजिंग को अब नया वॉशिंगटन बना रहे हैं। सबसे पहले इस साल की शुरुआत में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, फिर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग के दौरे पर आ चुके हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन इस वक्त खुद को दुनिया को नए पावर सेंटर के रूप में पेश कर रहा है। दुनिया चीन के इस उभार को सिर्फ अमेरिका के विकल्प तक सीमित मान रही है, लेकिन हकीकत में ये पावर शिफ्ट काफी कुछ कह रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो देश अपनी सैन्य क्षमताओं का सबसे तेजी से विस्तार कर रहे हैं, वो देश चीन है। ईरान युद्ध में चीन ने यही दिखाया कि वो शांति की तरफ खड़ा है और वो अमेरिका के युद्ध थोपने के तरीकों का विरोध करता है। लेकिन हकीकत में इसी चीन ने हथियारों से लेकर मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल के लिए ईरान की खूब मदद की है। चीन ने ऊपर से यही दिखाया कि वो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक जिम्मेदार पक्ष बन सकता है, लेकिन अंदर से चीन की नीतियों को सब जानते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया के कुल निर्यात में लगभग 15% हिस्सेदारी है। हर 100 में से 15 रुपए का सामान चीन से ही बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है, और अपनी इसी एक्सपोर्ट पावर को चीन ने हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया है। चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए दुनिया को ब्लैकमेल करना हो, या हिंद प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करना हो, चीन ने दुनिया के सामने अब तक चुनौतियां ही पेश की हैं। और आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश और खासकर यूरोपीय देश अमेरिका से शिफ्ट होकर चीन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर चीन सुपर पावर बन गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति एक ही महीने में स्टेट विजिट के लिए चीन आए। यही नहीं, कनाडा के किसी प्रधानमंत्री ने 9 साल बाद पहली बार चीन का दौरा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूरे 8 साल बाद चीन की स्टेट विजिट पर आए, और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के लिए ये चीन की पहली आधिकारिक यात्रा थी। और ये सारे दौरे इसलिए हुए क्योंकि अमेरिका की नीतियां दुनिया को असहज कर रही हैं, और उन्हें इस वक्त चीन एक विकल्प के रूप में नजर आ रहा है। यानी चीन दुनिया का नया पावर सेंटर तो बन रहा है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि दुनिया को चीन पर भरोसा है। इसका कारण ये है कि दुनिया का अब अमेरिका के साथ अविश्वास बढ़ रहा है। अमेरिका की मनमर्जियों और अनिश्चितता से भरे फैसलों ने दुनिया को मजबूर किया है कि वो उसे छोड़कर किसी दूसरी महाशक्ति को अपना आधार बनाए, और इसके लिए चीन अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन आज यहाँ दुनिया को ये सोचना होगा कि अगर चीन सुपर पावर बन भी गया तो वो कैसी सुपर पावर होगा, और क्या चीन पर दुनिया कभी भी पूरी तरह विश्वास कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाल में 2 बार कीमतों में इजाफा हुआ, इनमें भी वृद्धि की आशंका है। ये आग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक भयंकर तेल संकट की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर है। इस चौतरफा आर्थिक संकट के बीच वॉशिंगटन से आए संकेतों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो फिर से युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जिससे दुनिया में फ्यूल, महंगाई, इन सब का संकट बढ़ते जा रहा है। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ रविवार तक का वक्त है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा।
हालांकि ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अगले दौर में है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि डील नहीं हुई तो अमेरिका इससे भी बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. पलटवार में ईरान ने भी पूरी दुनिया को दहलाने वाली चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगी। इस जुबानी जंग का सीधा असर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है और रविवार तक बात नहीं बनी तो दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सस्पेंस और युद्ध के हालात ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे ज्यादा तपिश भारत की तरफ बढ़ रही है। दुनिया पर जो दबाव है सो है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के रास्ते पर जंग का ताला लगने का सीधा मतलब है भारत में महंगाई का महाविस्फोट। सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल अप्रैल के महीने में भारत का क्रूड इंपोर्ट पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 4.3% घट गया है। यानी हमने तेल कम मंगाया, लेकिन तेल कम खरीदने के बावजूद भारत सरकार का तेल खरीद का बिल पूरे 50% बढ़ गया है। यानी कम माल के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो जो तेल हमें 100 रुपए में मिल जाता था, अब उससे भी कम 150 रुपए में मिल रहा है। अकेले अप्रैल महीने में ही देश को तेल आयात पर 50% ज्यादा विदेशी मुद्रा फूंकनी पड़ी। इस आफत के पीछे दो बड़े विलेन हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, और दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर कमजोर होना। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद डॉलर में होती है, इसलिए रुपए के कमजोर होने से भारत को डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से बहुत ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। 27 फरवरी को, यानी युद्ध जैसे हालात बनने से पहले की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.95 के स्तर पर था। लेकिन आज ईरान और अमेरिका के संकट के बीच रुपया ऐतिहासिक रूप से टूटकर 95.95 पर झूल रहा है। महज 2.5 महीनों के भीतर रुपया करीब 5.5% तक टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब हिंदू मंदिरों को लेकर एक ऐसे केस की सुनवाई होने वाली है जिसमें अगर फैसला हिंदू मंदिरों के पक्ष में आ गया तो ऐसे नेताओं को झटका लगेगा जो सनातन का खात्मा चाहते हैं। यह केस मंदिरों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण का है। देश के कई राज्यों में मंदिर प्रशासन में नियुक्ति से लेकर मंदिर को मिलने वाला चंदा, सब कुछ राज्य सरकारों का नियंत्रण उस पर होता है। इसी मुद्दे को लेकर साल 2012 में धर्मगुरु स्वामी दयानंद सरस्वती ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी के हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। साल 2015 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक इस केस पर सुनवाई चलती रही। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्यों की हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दोबारा से सुनवाई करने का फैसला किया है। इसका अर्थ समझते हैं। सुनवाई का मतलब यह है कि अब एक बार फिर से तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पुडुचेरी हो, हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जाएगी। पूछा जाएगा कि आखिर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों होना चाहिए, सारा का सारा पैसा उधर क्यों जाना चाहिए। मंदिर में लोग चढ़ावा देते हैं, अपने श्रद्धा के हिसाब से देते हैं। हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण को लेकर तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम है 1959 का। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धर्मार्थ हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्त अधिनियम 1987 है और पुडुचेरी में हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम 1972 लागू है। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए, आज मुख्य रूप से इन कानूनों के जरिए राज्यों के हिंदू मंदिरों के बोर्ड बनाए गए। ये बोर्ड मंदिर के कामकाज की निगरानी करते हैं। इन बोर्ड्स के जरिए मंदिर पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये जो बोर्ड बनाया जाता है मंदिर का, वो राज्य सरकार के अधीन रहता है। हिंदू संगठनों का तर्क है कि जब किसी अन्य धर्मों के धार्मिक संस्थान में सरकारी दखलंदाजी नहीं होती तो फिर हिंदू मंदिरों को राज्य सरकारों ने कानून बनाकर अपने नियंत्रण में क्यों ले लिया। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी राज्य की सरकार
ये नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आय का कुछ हिस्सा विकास कार्यों पर अब खर्च करेगी। हिंदू मंदिरों को अलग रख दे तो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो, इन सभी धर्म स्थलों के कामकाज में राज्य सरकारों का कोई सीधा दखल नहीं होता। लेकिन हिंदू मंदिरों में ऐसा नहीं है। जहां तक हिंदू मंदिरों की बात है तो आरोप लगते हैं कि राज्य सरकारें कानून का हवाला देकर हिंदू मंदिरों में दखल देती हैं, धार्मिक आजादी छीनती हैं। मंदिर को मिलने वाला दान, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, पैसा यानी रुपया, सोना, चांदी, कपड़े, कई लोग कुछ भी देते हैं, तरह तरह के सामान देते हैं। इन अन्य सामानों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के बजाय दूसरे कार्यों में किया जाता है और मंदिरों की कई बार इसकी वजह से उपेक्षा की जाती है। मंदिरों के आसपास का जो इलाका है उसके विकास के लिए कुछ नहीं हो पाता, या मंदिरों के देखरेख के लिए नहीं हो पाता, या मंदिरों की सफाई के लिए नहीं हो पाता। मंदिरों की संपत्ति के रिकॉर्ड में धांधली की खबरें आती है। सरकारी नियंत्रण होने की वजह से मंदिर की जमीनों, मंदिर की संपत्ति ताकतवर लोगों द्वारा कब्जा कर ली जाती है। कई मामलों में तो यह भी आरोप लगे हैं कि मंदिरों को मिलने वाले दान का इस्तेमाल सरकार ने अपनी योजनाओं तक में कर दिया, जिससे श्रद्धालु खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे देश में हिंदू मंदिरों के कामकाज पर निगरानी के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहली है राज्य सरकार द्वारा कानून बनाना और उसके तहत एक निगरानी बोर्ड की नियुक्ति करना, जो मंदिरों का सारा कामकाज, दान हो, संपत्ति हो, सबका एक रिकॉर्ड बनाकर रखती है और फैसले लेती है। जिन राज्यों में अलग से कानून नहीं है वहां पर मंदिरों की व्यवस्था प्राइवेट ट्रस्ट यानी निजी ट्रस्ट हो, श्राइन बोर्ड हो, पारंपरिक मठ हो, अखाड़े हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, वो संभालती हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार एक संरक्षक के तौर पर काम करती है, जिसका मुख्य काम इन ट्रस्ट और श्राइन बोर्ड्स की व्यवस्था को बनाए रखना है। माना जाता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी में जो कानून है वो हिंदू मंदिरों के कामकाज में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देते हैं। इन राज्यों की सरकारें मंदिर के कामकाज में सीधे दखल दे सकती हैं। बोर्ड के ट्रस्टी के तौर पर मनपसंद व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं। मंदिर प्रशासन की कभी भी जांच कर सकती हैं। मंदिर को मिलने वाले दान और खर्च की निगरानी कर सकती हैं। और तो और कई मंदिरों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सीधी नियुक्ति भी कर सकती हैं। इसके अलावा हर साल इन राज्य सरकारों को मंदिर को मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा भी मिलता है। तमिलनाडु में करीब 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 35 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आय में राज्य सरकारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। असली विवाद इसी बात पर है कि राज्य सरकारों को मंदिरों की आय का हिस्सा क्यों मिलना चाहिए, और अगर यह मिल रहा है तो इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में हो रहा है या नहीं, ये कौन सुनिश्चित करेगा। 24 जुलाई से अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्य सरकारों का हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण होना चाहिए या नहीं, और अगर नियंत्रण नहीं अगर होना चाहिए तो किस हद तक। समुद्र तट से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, हड्डियां कपाने वाली ठंड, बहुत दुर्गम रास्ता, लेकिन बाबा केदार के दर पर आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ा है कि सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो चुके हैं। 1 महीने से भी कम का समय और लगभग 6 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद भी हर रोज हजारों की भीड़ उमड़ रही है। इस आस्था को नमन है, इस श्रद्धा का पूरा सम्मान है, लेकिन इस बीच एक बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल ये कि क्या केदार घाटी इतने बोझ के लिए तैयार है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पैर रखने तक की आज जगह नहीं है। दिन तो दिन, अब रात के अंधेरे में यात्रा चल रही है। सकरे रास्तों पर घोड़े, खच्चर, पैदल यात्रियों की कश्मकश जानलेवा खतरे में बदल चुकी है। जाम से बचने के लिए लोग खाई वाले खतरनाक शॉर्टकट्स ले रहे हैं। संवेदनशील मोड़ों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी, प्रशासन के दावे और भारी भीड़ के आगे ये सब कुछ छोटा लग रहा है। आस्था और श्रद्धा के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केदारनाथ का एक इकोसिस्टम है और वो बहुत संवेदनशील है। आखिर ये हमारे भगवान की स्थली है। ये वो जगह है जहां पर हम सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी भी है। ये इलाका 2-2 बार बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेल चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्षमता से अधिक इंसानी दखल, पहाड़ों पर बढ़ता दबाव किसी बड़े खतरे को दावत दे रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आज दिल से दिल ये बात की जाए। जब दुनिया के दूसरे देश ऐसी समस्याओं से निपट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जापान का जानते हैं, माउंट फूजी, मशहूर माउंट फूजी, जब ओवर टूरिज्म यहां पर हो गया, ज्यादा पर्यटक पहुंचे, तो वहां की सरकार ने कड़े कदम उठाए।
न सिर्फ सैलानियों की संख्या सीमित की गई बल्कि भीड़ पर लगाम कसने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े पर्दे तक टांग दिए गए। तो फिर केदारनाथ में सिर्फ नाम का रजिस्ट्रेशन क्यों? इसे सख्ती से लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर ये हमारी आस्था का मामला है। भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है और किसी समस्या से हम अपने आप को बचा सके। सरकार को महज कागजी नहीं बल्कि झेलने की क्षमता के आधार पर स्ट्रिक्ट डेली लिमिट तय करनी होगी। रात के समय यात्रा, घोड़े खच्चरों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगानी होगी ताकि आपात स्थिति में भगदड़ न मचे। आस्था बनी रहे, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तय हो, हिमालय का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, क्योंकि केदारनाथ की सुरक्षा ही बाबा के भक्तों की असली सुरक्षा है। पिछले कुछ दिनों में देश में गर्मी ने बवाल मचाया हुआ है। आज जानते हैं उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर कितना है। बांदा में उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश में सबसे गर्म शहर। हालात ये बन रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मुमकिन है कि आपने महसूस किया हो पिछले कुछ दिनों से दिन हो रात हो, दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। गर्मी के दिनों में ऐसा देखा जाता रहा है कि दिन में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन रात में तापमान गिर जाता था, 30 डिग्री 35 डिग्री तक रहता था, जिससे कम से कम लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। पूरे दिन गर्मी से परेशान रहे लोगों को रात में कम तापमान की वजह से कुछ राहत मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय में रात का तापमान भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ और ये स्थिति लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे कमरे में वो रह रहा है जिसमें हवा के आने जाने की या एसी कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। कम से कम रात में उसको थोड़ी राहत मिलती थी कि पंखा चल रहा है और तापमान गिरा हुआ है। लेकिन दिल्ली में मौसम पर नजर रखने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने चेन्नई के 50 घरों पर एक अध्ययन किया। मध्यम निम्न आय वर्ग लोगों के घरों का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। कई बार रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता था, जो शहर में दिन के अधिकतम तापमान जैसा ही था। यानी घरों में रहने वाले लोगों को बाहर के तापमान से बहुत ज्यादा राहत नहीं है, यहां तक कि रात के समय में भी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 से 2018 के बीच भारत का औसतन जो तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साल 1986 से 2015 के बीच साल के सबसे गर्म दिन का तापमान लगभग 0.67 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि रात का तापमान बढ़ा है 0.8 डिग्री, यानी रात का तापमान ज्यादा बढ़ा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सदी के अंत तक दिन का तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस तक और रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। शहरी इलाके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से पीड़ित है। कंक्रीट की इमारतें, सड़कें पूरे दिन गर्मी सोखती हैं, जिससे रात के समय में भी गर्मी बनी रहती है। बहुत से घरों में वेंटिलेशन नहीं होता है, कूलर या एयर कंडीशनर्स नहीं होते, गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। देश के 30 करोड़ परिवारों में केवल 8% के पास यानी देश के 2 करोड़ 40 लाख घरों में एयर कंडीशनर्स है। हालांकि भारत में एयर कंडीशनर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पिछले साल 17 करोड़ एयर कंडीशनर्स बिके थे, जिसमें से 9 करोड़ चाइना में और 1 करोड़ 20 लाख एसी भारत में खरीदे गए। जहां तक एयर कूलर की बात है तो देश के करीब 14% घरों में कूलर्स लगे हुए हैं, एयर कूलर। हालांकि अनुमान है कि 2025-26 में देश के करीब 30% घरों में गर्मी से निपटने के लिए एसी या कूलर में से एक जरूर है। हालांकि लगभग हर साल गर्मी अब इस देश में नए रिकॉर्ड बनाती है। कुछ वर्ष तो ऐसे रहे हैं जब गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया है, जान पर बनाई है। साल 2016 में राजस्थान फलौदी का तापमान 51 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। साल 2019 में राजस्थान के चुरू में तापमान 50.8 डिग्री सेल्सियस था। साल 1956 में अलवर का तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस था। साल 2024 में राजस्थान के फलौदी में एक बार फिर तापमान 50 डिग्री पहुंच गया।
बांदा में उत्तर प्रदेश में फिर देखिए साल 2022 में तापमान 49 डिग्री 49 डिग्री पहुंचे। भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी से परेशान जनता एसी, कूलर, पंखे का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है और बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। और इससे एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो बिजली की कटौती है। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में बिजली की कटौती पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गर्मी में तापमान और लोगों का गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक और कहीं कहीं तो 48 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल रहे लोगों को कूलर, पंखे और एसी से कुछ राहत मिलती है। लेकिन जब पावर कट होने लगता है तो मौसम की गर्मी लोगों के दिमाग में चढ़ जाती है और फिर ये सब होता है। यूपी के फिरोजाबाद में पावर कट से गुस्साए लोगों ने बिजली घर के फीडर पर ताला लगा दिया और बिजली विभाग की अर्थी सजा दी। लखनऊ और कानपुर में भी लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहाँ पर लोगों ने बिजली विभाग के सब स्टेशन का घेराव कर दिया। एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती। मेरठ में भी यही हाल। यहाँ भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने मेरठ के मेयर आवास का घेराव कर दिया। भयंकर गर्मी के इस मौसम में बिजली कटौती की समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली की डिमांड का पिछला रिकॉर्ड 30 मई साल 2024 को बना था। इस दिन डिमांड 250 गीगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस साल अप्रैल में टूट गया। 25 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बिजली की डिमांड 256 गीगावाट तक पहुंच गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले 4 दिन के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें हर दिन बिजली की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। 18 मई के बाद से 21 मई तक हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 18 मई को बिजली की डिमांड 257 गीगावाट थी। 19 मई को 260 गीगावाट हो गई। 20 मई को ये बढ़कर 265 गीगावाट हो गई और फिर 21 मई को बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बनाया जो 270 गीगावाट था। एक अनुमान है कि गर्मी के मौसम में एक सामान्य परिवार पंखा, कूलर या एसी तो चलाता ही होगा और गर्मी के दिनों में बिजली की उनकी डिमांड 100 से 150 वाट तक जरूर होती होगी। इस हिसाब से देखें तो 270 गीगावाट का मतलब है देश के करीब 27 करोड़ घरों में बिजली की जरूरत थी। देश में करीब 30 करोड़ परिवार हैं, यानी मतलब ये निकला कि लाखों परिवारों को देश के किसी न किसी कोने में समय समय पर पावर कट की समस्या झेलनी पड़ रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारे देश की बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट तो है, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने इसी साल जनवरी में बताया था कि वो देश की 270 गीगावाट तक की डिमांड ही पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बिजली केवल आपके घरों में ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी इस्तेमाल होती है और वहाँ इसकी डिमांड ज्यादा है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि बिजली की डिमांड पूरे समय एक जैसी होती है। इसकी वजह यह है कि गर्मी के मौसम में दिन का तापमान रात की तुलना में थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए डिमांड दिन में ज्यादा होती है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये गर्मी का पीक टाइम है। 21 मई को ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड को कैसे पूरा किया था, ये भी बताया है। 270 गीगावाट की डिमांड को पूरा करने में कोयले से बनने वाली बिजली की हिस्सेदारी करीब 63%, सौर ऊर्जा से बनी बिजली की हिस्सेदारी 22%, हाइड्रो पावर प्लांट से हुई सप्लाई की हिस्सेदारी 6% और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 5% थी। अलग अलग स्रोत से बिजली की डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है।
लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और व्यवहारिक रूप से उसे पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो ईएमआई पर मोबाइल फोन या टैबलेट लेते हैं और उसकी किश्तें नहीं चुकाते। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के ऐसे डिफॉल्ट केसेस के लिए एक नया नियम ड्राफ्ट किया है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने लोन पर मोबाइल फोन लिया और ईएमआई नहीं दी तो बैंक या जिस भी फाइनेंस संस्था से फोन लिया गया है, माफ कीजिएगा लोन लिया गया है, वो मोबाइल फोन की कुछ सेवाओं को बंद कर सकेंगे। सोचिए, मतलब फोन तो आपने ले लिया, लोन का पैसा दिया नहीं, तो आप जो मोबाइल सर्विसेज ले रहे हैं उसको रोका जा सकता है। माना जा रहा है कि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। यह नियम लोन पर मोबाइल फोन लेकर पैसा ना चुकाने वालों और ईएमआई ना मिलने वालों पर, मोबाइल फोन यूजर्स का डेटा लीक करने की धमकी देने वालों या फोन पूरी तरह से ब्लॉक करने वालों पर शिकंजा कसेगा। पिछले काफी समय से इस तरह के एक नियम की जरूरत थी। अभी होता यह है कि कुछ महंगा मोबाइल फोन खरीदते हैं और महंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए बैंक डिजिटल लोन कंपनीज या फिनटेक कंपनीज से लोन ले लेते हैं। ये कंपनियां उस फोन में कुछ खास तरह के सॉफ्टवेयर डालती हैं। ईएमआई मिस होने पर ये कंपनियां फोन को ब्लॉक कर देती हैं या फिर स्क्रीन पर ईएमआई देने का मैसेज चला देती हैं और कई बार तो निजी डेटा लीक करने की धमकियां भी दे देती हैं। कंपनियों का तर्क ये होता है कि लोन डिफॉल्टर जानबूझकर ईएमआई नहीं देते और इसीलिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लोन चुकाएं। लोन लेने वाले ग्राहकों की शिकायत यह है कि फिनटेक कंपनियां लोन देकर उनके निजी डेटा का एक्सेस हासिल कर लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। आरबीआई इस मामले को कानूनी रूप से रेगुलेट करना चाहता है और इसीलिए नए नियम बनाए गए। नए नियमों के मुताबिक बैंक या लोन देने वाले संस्थाओं को सख्त नियमों का पालन करना होगा। जैसे फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स को लोन एग्रीमेंट में ईएमआई ना चुकाने पर होने वाली कार्रवाई की इजाजत लेनी होगी। लोन ना चुकाने पर कार्रवाई किस तरह से होगी ये भी बताना होगा। लोन डिफॉल्टर पर एक्शन तभी होगा जब वो लगातार 3 ईएमआई नहीं चुका पाएगा और पहले उसे नोटिस दिया गया होगा। लोन देने वाले बैंक, फाइनेंस कंपनीज पाबंदी के नाम पर फोन की जरूरी सुविधाओं जैसे इंटरनेट एक्सेस, इनकमिंग कॉल्स, इमरजेंसी मैसेजिंग, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े संदेश बंद नहीं कर सकते। आरबीआई का मानना है कि लोन देने वाले फाइनेंशियल संस्थानें डिवाइस को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर लोन की बकाया रकम चुका दी गई तो उसके 1 घंटे के अंदर सारी पाबंदियां हटानी होगी। अगर गलती से पाबंदी लगी रही तो लोन देने वाले बैंक या कंपनियों को 250 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा और इसके साथ साथ फोन में डाला गया उनका सॉफ्टवेयर तुरंत हटाना होगा।